नमस्कार साथियों। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ हमने शुरुआत की थी। उसमें हमने भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ है उसका इतिहास जानने की कोशिश की थी। इससे पहले भी एक पार्ट हमने डिस्कस किया था और हमने पहले बताया था कि जो संपूर्ण जो इसमें पाठ्यक्रम है उसका जो फर्स्ट चैप्टर हमने इंक्लूड किया था, फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने अध्ययन करना शुरू किया था। हमने बात की थी कि भारत का संविधान बना कैसे, ठीक है, संविधान बनने के स्रोत क्या क्या थे, किस किस चीज़ से हमने कौन कौन से नियम उठाए, किस किस की सहायता से हमने भारत के संविधान का सृजन किया। हमने बात की 1599 के चार्टर एक्ट से और 1857 की क्रांति तक की। उस समय पे कंपनी का अधिकार था, कंपनी का शासन था। उसके बाद में क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है, भारतीय जनता कुछ जागरूक होती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ये सोचती है कि जो ये क्रांति है इसको दबाने के लिए, उस क्रांति को दबा दिया गया स्टार्टिंग में। उसके बाद सोचा कि अब हमारे यहाँ पैर जमने मुश्किल पड़ सकते हैं अगर कंपनी का शासन ही लगातार हमने जारी रखा तो। अब क्या होता है, इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ये सोचती है क्यों ना कंपनी को समाप्त करके, शासन तो कंपनी के समय पर भी हमारा है, कंपनी को समाप्त कर दें तब भी शासन हमारा है। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम कंपनी के शासन को समाप्त करके प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में शासन ले लेते हैं। ओके, तो क्या हुआ, 1857 के बाद में जो ब्रिटिश संसद थी, जो ब्रिटिश की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने अपने हाथ में शासन ले लिया। दैट मीन्स अब शासन शुरू हो गया ताज का शासन। 1858 से शुरुआत होती है, 1947 तक भारत देश के स्वतंत्र होने तक जो शासन चला वो ताज का शासन। ताज यानी कि जो महारानी ताज पहनती हैं, आप जानते हो कि वहां अभी भी एकात्मक शासन प्रणाली है। जो महारानी ताज पहनती हैं उसके लिए ये वर्ड यूज किया हुआ है, क्राउन रूल, ताज का शासन जो है शुरू हुआ। तो 1857 की क्रांति के महज एक साल बाद 1858 में एक अधिनियम पारित करती है ब्रिटिश संसद। उस अधिनियम का नाम है 1858 का भारत शासन अधिनियम। नाम क्या है उसका, 1858 का भारत शासन अधिनियम। कि अब प्रत्यक्ष रूप से भारत के ऊपर शासन कहां से होगा, इंग्लैंड से होगा, ब्रिटेन से होगा, ठीक है। कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जो पद थे, कंपनी के समय पर जो प्रशासन व्यवस्था थी, उन सारी चीजों को चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे क्या होता है, भारत शासन अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले बात आप ये समझिए कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि अब कंपनी को समाप्त कर देना चाहिए। कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब शासन किसका आया, शासन अब लाया गया किसका, ताज का। ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने अपने अधीन कर लिया शासन, ठीक है। वो ब्रिटेन से ही भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से चलाने लगी, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। कैसे, क्या होता है, कौन कौन से मुख्य बातें हैं उनको जरा समझिए एक बार। क्या हुआ, इस शासन की मुख्य विशेषता क्या थी, जो भारत का शासन था उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण अगर देखा जाए तो किसका हो गया, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का, ठीक है। कंपनी बदल दी, कंपनी के समय पर जो पद थे, जो पदनाम थे, सबको बदल दिया गया। अब क्या हुआ, ब्रिटिश की महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने अपने हाथ में शासन ले लिया। अपने हाथ में भारत के शासन चलाने के लिए अपने हाथ में उन्होंने अपने बागडोर संभाल ली। आगे क्या होता है, भारत का जो गवर्नर जनरल था, आपने पढ़ा होगा कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपने पढ़ा था। उसके बाद भारत के जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित ना करके संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। अब क्या होता है, जब उस समय वो कंपनी का शासन था, कंपनी के शासन में ही था, तो अब कंपनी के शासन नहीं, अब शासन किसका है, ताज का है। कहने का तात्पर्य कि अब इंग्लैंड की संसद का शासन है। अब क्या होगा, भारत का जो गवर्नर जनरल जो पदनाम था उसको बदल दिया गया। उन्होंने सोचा कि जो पहले गवर्नर जनरल तो कंपनी के समय पर भी था, अगर अभी भी हम गवर्नर जनरल पदनाम रखेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। उन्होंने इसको बदल दिया, नाम नया रखा गया वायसराय। अब जो पद पहले गवर्नर जनरल का था, जो भारत के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करता था, अब वो कौन कहलाएगा, वो कहलाएगा वायसराय। अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम वायसराय कौन थे, तो प्रथम वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वायसराय थे इंडिया के, वो बने, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, वायसराय जो गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जो जनरल हुआ करता था, उसको बस वायसराय बोला जाने लगा। कौन थे पहले वायसराय, लॉर्ड कैनिंग बने। अब क्या होता है,
आपने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा होगा। हमने बताया था कि उसमें प्रशासनिक कार्यों और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण के लिए और व्यापारिक, तो व्यापारिक कार्यों के नियंत्रण के लिए कंपनी व्यापार करी थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे वो कंपनी को चला रहे थे पहले से ही। और प्रशासनिक कार्यों के लिए, ठीक है, और मतलब प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। आपने पढ़ा होगा ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन होता था, इंग्लैंड की संसद से चुने हुए सदस्य, ठीक है। तो ये दोनों पद जो थे, दोनों जो ये बोर्ड थे, जो ये टीम थी, दोनों को समाप्त कर दिया गया। अर्थात हमने कहा था कि 1784 में द्वैध शासन प्रणाली, डबल शासन, दोहरी शासन प्रणाली, कैसे एक शासन हो रहा था, कंपनी का शासन यहाँ से, और एक कंपनी के साथ साथ में ये जो कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटेन की संसद से लोग आए थे, ब्रिटेन की संसद का आदमी यहाँ होता था। तो ब्रिटेन भी कर रहा है और भारत में बैठे हुए ब्रिटेन के लोग भी, दोनों दोहरी शासन, द्वैध शासन प्रणाली आई थी 1784 में, लेकिन यहाँ पर आकर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ, आप कहोगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। आपको इसका अंत कब हुआ, इसको समाप्त कब किया गया, इसको समाप्त किया गया कौन से में, 1858 के भारत शासन अधिनियम में। आगे क्या होता है, भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है कि भाई इसमें वायसराय बनाया गया, वायसराय सारे काम देख रहे हैं, लेकिन भारत का जो प्रशासन था उस पर संपूर्ण नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने एक नया पद बनाया, एक नई पोस्ट जनरेट की, नया पद बनाया। वो नया पद जो था, उस नए पद को भरने के लिए, उस नए पद पे कौन बैठेगा, ब्रिटिश कैबिनेट का कोई सदस्य बैठेगा, ठीक है। उस पर कौन बैठेगा, उस पर ब्रिटिश कैबिनेट का कोई सदस्य बैठेगा, ठीक है, ब्रिटेन की संसद से आया हुआ कोई सदस्य इस पद पे बैठेगा। ये नया पद क्या है, भारत का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का जो नियंत्रण करेगा प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने वायसराय के अलावा एक नया पद बनाया, उसको नाम दिया भारत का राज्य सचिव, ठीक है। उसको हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत का सचिव। अब भारत का सचिव सारे काम खुद करेगा नहीं, वो उसकी सलाह के लिए, उसको सलाह देने के लिए, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया। उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, भारत का सचिव जो उसका अध्यक्ष होता था। ये शासन प्रणाली क्यों लाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए, भारतीय शासन को, प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए। और इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इसके उद्देश्य थे कि इसके उद्देश्य जब भी लाया गया था, पहले कंपनी को समाप्त किया गया था और भारत के जो भारत का प्रशासन था उसको सुदृढ़ बनाया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए, उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड का एक अधिकार हो सके, उसके नियंत्रण हो सके। सो ये सब था 1858 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है, जो आपने इसमें पढ़ा आपने। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद में आप जानते हो, क्रांति के बाद में अंग्रेजों को ये महसूस होने लगा था कि अगर हमें भारत में शासन चलाना है, समझे, अगर भारत में हमें व्यापारिक हित तो पूरा कर चुके थे वे ऑलरेडी, व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने प्रशासनिक कार्य करने शुरू कर दिए थे। प्रशासन यानी कि शासन चलाना, पूरा राजकाज उनके हाथ में आ गया था। तो उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हमें भारत के अंदर प्रशासन चलाना है, शासन चलाना है, तो हमें भारतीयों का सहयोग लेना भी आवश्यक है। बिना भारतीयों का सहयोग लिए अगर हम कोई नियम पास करेंगे, कोई कानून बनाएंगे, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए 1858 का अधिनियम आया था। उसमें कुछ ऐसा नहीं किया गया कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो सके। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1861 में, ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा, और ये भारत परिषद अधिनियम था, ठीक है। परिषद अधिनियम क्यों, क्योंकि परिषद में जो काउंसिल होती थी, जो टीम होती थी विधि निर्माण वाली, उसमें उस परिषद का विस्तार किया गया, उसमें बढ़ावा किया गया, उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए उसका विस्तार किया गया। इसका नाम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और ये 1892 में भी आया, 1909 में भी। 3 हम डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल जो डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल हम केवल 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861 को हम डिस्कस करेंगे। क्या हुआ इसमें, इसको जानते हैं। हमने पढ़ा इससे पहले 1858 के अधिनियम में जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसका पद बदल दिया गया, ठीक है। उसका पद जो है
वो बदल दिया गया, उसका पदनाम क्या किया गया, वायसराय। अब वायसराय अकेला तो काम करेगा नहीं, उसके साथ टीम होगी काम करने के लिए, उसकी परिषद होगी। तो उसकी परिषद में विस्तार किया गया, उसकी परिषद को बढ़ाया गया, ठीक है। और विस्तार करने के लिए कौन किसको शामिल करना जरूरी था, हमने कहा कि भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी था। तो उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि शामिल करने की सोची कि हम भारत के लोगों को भी मौका देंगे कानून बनाने के लिए, जो भारत के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनको। तो भारतीय प्रतिनिधित्व को, जो भारत के लोगों को, भारत की जो प्रतिनिधित्व करते थे उन लोगों को शामिल किया गया। कैसे? सरकारी रूप में नहीं, उन्हें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया। उनका चुनाव नहीं हुआ, उनको मनोनीत किया गया। जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, कुछ सदस्य लोकसभा में कुछ सीट्स होती हैं, राज्यसभा में कुछ सीट होती हैं, पढ़ा होगा आपने। उसी प्रकार से भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया। किसने किया? सबसे जो मेन पावरफुल आदमी था, भारत के जो शासन चला रहा था, कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग। वायसराय अपनी परिषद में विस्तार करेगा, बढ़ाएगा। किसको करेगा? इंक्लूड भारतीयों को। भारत को किस रूप में करेगा? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। क्या हुआ? 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय लोगों को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया। वे 3 लोग कौन कौन से थे? एक बनारस के राजा हुआ करते थे उस समय पे, एक पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। तो टोटल 3 जो सदस्य थे उनको शामिल किया गया। भारतीय जो शासन था, वायसराय की जो परिषद थी, उस परिषद का विस्तार किया गया। 3 भारत के लोगों को शामिल किया गया। 3 लोग कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। 3 सदस्य जो है जोड़े गए उसमें। कैसे? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया था उनको, ठीक है। क्या होता है अब? क्या हुआ? बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को, जो बंबई, मद्रास, बंगाल 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उनका जो पहले जो हमने नियम पढ़े थे, जब हमने कंपनी का शासन पढ़ा था, तो कंपनी के शासन के दौरान हमने पढ़ा था कि जो उनकी विधायी शक्तियां होती थी, विधि निर्माण की शक्ति होती थी, कानून बनाने की शक्तियां, और इसके अलावा जो प्रशासन संबंधित शक्तियां होती थी, उनको छीन लिया गया था। सारी शक्ति किसके हाथ में आ गई थी? सारी शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई थी। तो उसको केंद्रीकरण हमने कहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? जो शक्ति वापस ली थी उन्होंने, उन शक्तियों को वापस से बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को शक्ति वापस दे दी। तो इससे क्या हुआ? विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अभी हो सकता है आपको समझ नहीं आया होगा, थोड़ा इसको मैथमेटिकली समझो। इसको सपोज करो ये एक सर्कल है, क्लियर है? ये सर्कल का क्या होगा? सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। क्या बोलेंगे इसको हम? केंद्र। सपोज करो ये केंद्र है, इसको हमने मान लिया दिल्ली। ये दिल्ली मान लिया हमने, जो सेंटर है, जो केंद्र है, ठीक है। वैसे भी केंद्र सरकार का जो शासन है वो दिल्ली में ही है, हमारी राजधानी दिल्ली है। अब यहां मान लो कि यहाँ क्या है? बंबई प्रेसिडेंसी, और यहाँ पर आप मान लो मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पर आप मान लो बंगाल प्रेसिडेंसी फॉर एग्जाम्पल। तो पहले क्या था? इनके पास कोई अधिकार नहीं था। सारा अधिकार जो थे किसके पास आ गए थे? केंद्र के पास। कि ये तीनों प्रेसिडेंसी कोई नियम नहीं बना सकती, कोई कानून नहीं बना सकती। कौन बनाएगा? जो केंद्र में बैठा हुआ है, जो सेंटर में बैठा हुआ है। तो आप इससे समझे होंगे कि यहाँ पर केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, केंद्र में सारी शक्ति जा रही है, ठीक है। लेकिन एक जो बदलाव हुआ 1861 का अधिनियम हुआ, उसमें बदलाव हुआ। उसमें क्या कहा गया कि भाई जो 2 प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी 2 कौन सी? एक बंगाल वाली, एक बंबई वाली प्रेसिडेंसी और एक मद्रास वाली प्रेसिडेंसी। इसके अलावा भी और प्रेसिडेंसी थी, हम इन 2 की ओर बात करें फिलहाल। तो जो इनकी शक्ति थी इनको वापस दे दी कि भाई शक्ति आप वापस ले लो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर केंद्रीकरण का खंडन हो रहा है। केंद्र में जो शक्ति आ रही थी वो शक्ति वापस जा रही, तो विकेंद्रीकरण हो रहा है। आप शायद इससे समझे होंगे डायग्रामेटिकली। तो इससे क्या हुआ? विकेंद्रीकरण हुआ, क्योंकि जो शक्तियां पहले राज्यों के पास नहीं थी वो शक्ति वापस आ गई। फॉर एग्जांपल हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल, बहुत सारे राज्य हैं। अगर सारी शक्तियां इनके पास में हों, तो केंद्र सरकार के पास में शक्ति ना हो, ठीक है, तो वो विकेंद्रीकरण होगा। अगर केंद्र सरकार इन राज्यों से सारी शक्ति छीन ले कि आप कोई नियम नहीं बना सकते, आप पुलिस की भर्ती नहीं कर सकते, आप आर्मी की भर्ती नहीं कर सकते, जो भी चीजें हैं, जो राज्य सरकार की, जो राज्य सूची में जो विषय आते हैं, जो राज्य सरकार की जो शक्तियां होती है, अगर उनको वापस ले ले तो वो केंद्रीकरण हो जाएगा, क्योंकि सारी शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाएगी। तो विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण समझ में आ गया होगा आपको। आगे क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक सिस्टम लागू किया, एक प्रणाली लागू की। उसका नाम क्या था? पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो प्रणाली जो है क्या है?
1859 में लागू की, लेकिन इसको मान्यता कब मिली? इसको मान्यता मिली 1861 में। ध्यान रखेंगे 1861 में इसको मान्यता मिली। तो आइए सबसे पहले पोर्टफोलियो प्रणाली को समझते हैं कि पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी। पोर्टफोलियो प्रणाली के अंदर क्या हुआ था, इस प्रणाली में विभागों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, जैसे सरकार होती है, उसमें सारे काम सरकार नहीं करती, सरकार एक मंत्रिमंडल बना देती है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग होगी, ठीक है, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय अलग होगा, गृह मंत्रालय अलग होगा, विदेश मंत्रालय अलग होगा, इस तरीके से। तो इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली में क्या हुआ, सरकारी विभागों का विभाजन कर दिया, अलग अलग विभाजन कर दिया, अलग अलग भाग बांट दिए, किसी को वित्त दे दिया, किसी को गृह मंत्रालय, इस टाइप में। ठीक है, तो इसमें विभागों का विभाजन किया गया और उनको जो प्रतिनिधि होता था, उनकी जो देखरेख कर, जैसे अभी मंत्रिमंडल की हम बात करें तो गृह मंत्रालय को अलग से मिनिस्टर देख रहे हैं और रक्षा मंत्रालय को अलग से मंत्री देख रहे हैं, इस प्रकार से। तो उस समय भी क्या हुआ, अलग अलग मंत्रालय टाइप में बनाए गए, अलग अलग विभाग बनाए गए और उनकी जो शक्ति होती थी, उस पर जो अधिकार होता था वो किसका होता था, वो उनके जो नियंत्रण होता था, वो नियंत्रण होता था परिषद के सदस्यों का। जो परिषद के सदस्य हमने पढ़े, जो काउंसिल के मेंबर्स होते थे। एक बदलाव और हुआ, इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया, क्योंकि वो कोई अध्यादेश जारी कर सकता है आपातकाल में। ठीक है, लेकिन इसमें एक इसके साथ साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी कि जो अध्यादेश जारी किया जाएगा आपातकाल में, बिना किसी काउंसिल के मेंबर की सलाह लिए। ठीक है, वायसराय आपातकाल स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की गई कि वो अध्यादेश की अवधि 6 माह की होगी। तो ये आपने पढ़ा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या हुआ, वायसराय की परिषद में विस्तार किया गया। विस्तार करने के बाद में, विस्तार क्यों किया, विस्तार यानी कि उसको बढ़ाया गया। बढ़ाया क्यों गया, क्योंकि भारतीयों को शामिल करना जरूरी था। अब सरकारी मान्यता उनको दी नहीं, उनको गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया, चुनाव नहीं किया, मनोनीत किया। ठीक है, और जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो 3 मेन भारतीय जो लॉर्ड कैनिंग ने लिए, वो कौन से थे, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। क्या हुआ, जो शक्तियां राज्यों से ली थी, केंद्रीकरण हुआ, तो उसका वापस से शक्तियां दे दी, तो विकेंद्रीकरण हो गया। हाँ, विकेंद्रीकरण हो गया। पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी गई, विभागों का विभाजन किया गया, उनके जो नियंत्रण होता था वो कौन करता था, काउंसिल के मेंबर्स। ठीक है, आगे क्या हुआ, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया आपातकाल स्थिति में, बिना सलाह लिए, बिना इन्फॉर्म किए, किसको, काउंसिल के मेंबर्स को, परिषद के सदस्यों को। तो ये सब था किसमें, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो 1862 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद में आगे कुछ छोटे छोटे अधिनियम और आते हैं, उनके बारे में जानना आवश्यक है और उसको मेंशन नहीं किया है बोर्ड पे हमने, आप बस जानकारी के लिए याद रखिएगा उनको। 1865 में एक अधिनियम आता है, उसमें कुछ विधायी जो अधिकार हैं उनमें वृद्धि की जाती है। गवर्नर जनरल के जो विधायी अधिकार उनमें वृद्धि की जाती है। उसके उपरांत जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि बम्बई, मद्रास, बंगाल, इनकी जो प्रेसिडेंसी की जो प्रांत हुआ करते थे या प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इनकी जो सीमा थी, सीमा के संदर्भ में जिनकी बॉर्डर लाइन होती थी, उनमें कुछ बदलाव करने के संदर्भ में या वृद्धि करने के संदर्भ में भी अधिकार दिया गया था। उसके बाद 1869 का अधिनियम आता है। उसमें जो भारत से बाहर जो लोग रहते थे, जैसे आज के टाइम पे एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो भारत के बाहर रहने वाले लोगों के संबंध में कानून बनाने का, विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया था। इसके बाद में हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण अधिनियम है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। नाम से ही झलक रहा है कि न, हेडिंग में ही अपने आप पता लगा है क्या है, शाही उपाधि दी गई थी। ठीक है, शाही उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी, भारत के अंदर, क्योंकि भारत के ऊपर प्रशासन, भारत के ऊपर जो शासन करने वाले लोग थे, अब ताज का शासन आ चुका था। महारानी विक्टोरिया प्रत्यक्ष रूप से जो है भारत के शासन को संभाल रही थी। तो 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा की गई, एक राजकीय घोषणा की गई, और उस घोषणा में क्या घोषित करवाया गया, उसमें ये कहा गया कि 28 अप्रैल 1876 को जो महारानी विक्टोरिया हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है, जैसे सम्राट हुआ करते हैं, ठीक है, उसी टाइप में साम्राज्ञी उन्हें घोषित कर दिया गया। ये था शाही उपाधि। जो शाही लोग थे, शाही थे, वे शाही खानदान से बिलोंग करती थी महारानी विक्टोरिया, उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इसके उपरांत क्या होता है, कुछ समय बीतता है। समय बीतने के साथ में 1885 में
एक पार्टी की स्थापना होती है, एक दल की स्थापना होती है। आप सभी जानते हो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कौन करता है? सर A.O. ह्यूम के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसमें चर्चा की जाती है, इसके अधिवेशन बुलाए जाते हैं, इसमें मीटिंग आयोजित की जाती है। और भारत में जो भारत के लोग थे और जो भारत के लोगों द्वारा जो प्रतिनिधि होते थे, भारत के जनता को जो रिप्रेजेंट करते थे, वो क्या करते थे? लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए वो अपनी बात रखते थे, अपनी कुछ मांग रखते थे गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट किसकी थी? जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे शासन कर रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इस दौरान 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, तो A.O. ह्यूम द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम द्वारा जो इनकी स्थापना की गई थी, इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो हुआ बंबई में। और उसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद में हर साल इनका अधिवेशन बुलाया जाता है, हर साल में कुछ मांगे इकट्ठी की जाती हैं और उन मांगों को रखा जाता है। ठीक है, तो 1885 के बाद में 86 का अधिवेशन होता है। ये बंबई में हुआ था, अगला कलकत्ता में होता है, कलकत्ता के बाद में फिर मद्रास में होता है, यानी कि आज के चेन्नई तमिलनाडु में होता है। उसके बाद में इलाहाबाद में होता है, वापस से जो है कहाँ होता है? बंबई में होता है। तो इस तरीके से जो 4-5 साल का जो समय था 1885 से लेकर 1889 तक का जो समय था, इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों की अध्यक्षता में कांग्रेस जो अपना काम कर रही थी, अधिवेशन बुला रही थी और एक पार्टी बन चुकी थी। पहले क्या होता था? हर जगह से कुछ नेता लोग जो हुआ करते थे, जो भारतीय जनता को उस टाइम पे रिप्रेजेंट करते थे, उस समय नेता नहीं कह सकते उनको, बस वो एक प्रतिनिधि जो हुआ करते थे, जो कि डायरेक्टली नहीं थे, इनडायरेक्ट हम कहेंगे उनको। वो जगह जगह से मांग उठाते हैं कि इंडिया की किसी कोने से कोई मांग उठी है, सपोज करो साउथ साइड से कोई मांग उठी है औद्योगिकरण के संदर्भ में या किसी और संदर्भ में, उत्तरी भारत से मांग उठी किसी और बात के लिए, लोग जो परेशानी से जूझ रहे थे उसके संदर्भ में जितनी भी मांग उठ रही थी, उन मांगों को ध्यान में रखते हुए तो लोग जगह जगह से मांग उठाते थे, क्योंकि कोई एक पार्टी नहीं थी, कोई एक चेहरा नहीं था। लेकिन 1885 में सर A.O. ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। उसके बाद में एक पार्टी बना दी गई कि लोग इस पार्टी को अपनी समस्याएं बताएंगे और अधिवेशन में इन समस्याओं के ऊपर चर्चा की जाएगी। इतना आपको क्लियर हुआ होगा ये पोर्शन। अब क्या होता है? 1885 से लेकर के 1889 तक के जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, मैंने आपसे कहा कि अलग अलग जगह पे भी हुए थे। ठीक है, 1800 हर साल इनके अधिवेशन होते थे, हर साल जो है अलग अलग अध्यक्ष भी इनकी चेंज होते थे। तो क्या हुआ? सबसे पहले 1885 से लेकर 89 तक के जो अधिवेशन हुए, उनकी कुछ मांगे थी। 4-5 साल का जो समय था, इनमें कुछ मांगे जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, भारत की जनता को ध्यान में रखते हुए वो मांगे थी। मांगे कौन कौन सी थी? पहली मांग ये थी कि एक एग्जाम हुआ करता था जो आज यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विसेज का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, उसमें बहुत सारी IRS, IFS, IAS वगैरह जो होते हैं एग्जाम, जानते हो आप। इसी टाइप में उस समय का जो एग्जाम था उसको बोलते थे ICS, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक परीक्षा जो होती थी वो क्या था? उसका आयोजन पहले केवल इंग्लैंड में होता था, जो कि गलत था, क्योंकि नाम में आप समझिए कि इंडियन सिविल सर्विस, क्योंकि जो सिविल सर्विस है, ठीक है, जो सिविल सर्विस है वो इंडिया की है, तो इंडिया के लोगों का उसमें बोलबाला होना चाहिए, वो परीक्षा का आयोजन इंडिया में होना चाहिए। लेकिन होता क्या था? स्टार्टिंग में इंग्लैंड के अंदर जो है परीक्षा का आयोजन होता था, जो कि गलत था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों ने ये मांग उठाई कि जो ICS का जो एग्जाम होता है, ICS की जो परीक्षा होती है, इस परीक्षा का आयोजन ना केवल इंग्लैंड में हो, आप चाहते हो इंग्लैंड में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका आयोजन जो है भारत में भी होना चाहिए, ताकि भारत के लोग भी इसमें हिस्सा ले सकें। ठीक है, हालांकि उस समय पे शिक्षा का इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं था, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग थे जो शिक्षित थे, जो बाहर जाकर के पढ़ाई करते थे। इंडिया में भी धीरे धीरे जो शिक्षा की तरफ रुझान बढ़ रहा था। तो क्या हुआ? पहली मांग क्या थी इनकी? पहली मांग ये थी, कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान जो तय की गई थी, पहली मांग ये थी कि ICS परीक्षा का आयोजन ना केवल इंग्लैंड में हो, भारत में भी होना चाहिए, दोनों जगह पर परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात क्या था? जो परिषद, जो वायसराय की परिषद हुआ करती थी, उसमें हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में 1862 के अधिनियम में आपने पढ़ा होगा कि उसमें गैर सरकारी सदस्यों का चयन किया जाता था, ताकि भारत के लोगों को भी अपनी गवर्नमेंट में शामिल किया जाए। ठीक है, ये मजबूरी थी उन इंग्लैंड वासियों की, जो अपने
ब्रिटिश सरकार की मजबूरी थी कि भारत के लोगों को अपनी सरकार में लेना, ठीक है, उसके बिना उनका काम नहीं चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि शासन तो हमें करना ही है, क्यों ना इन लोगों को भी थोड़ा मौका दिया जाए, इनको भी रखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से रखेंगे। तो वो क्या करते थे, वो मनोनीत करते थे सदस्यों का, निर्वाचन नहीं होता था, मनोनीत करते थे। तो ये मांग उठती कि हमें मनोनीत करने के बजाय निर्वाचन किया जाए, हमारा चुनाव किया जाए, किसका, गैर सरकारी सदस्यों का, समझ गए। उसके बाद में क्या था, जो सैन्य व्यय होता था, सैन्य व्यय सेना के ऊपर जो खर्चा होता था, सेना के ऊपर जो खर्च किया जाता था वो बहुत ज्यादा था। तो सेना के ऊपर खर्च ज्यादा ना हो, उस जो खर्चा हो रहा था उसमें कटौती की जाए, वो लिमिटेड अमाउंट में किया जाए। तो ये जो मैंने इसलिए बताया, जो ये कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मांग थी वो मैंने इसलिए चर्चा की क्योंकि इन मांगों के हिसाब से अगला अधिनियम जो होगा ये उसकी आधारशिला बनेगी। इसके बेसिस पे अगले अधिनियम को लागू किया जाएगा, जो कि अधिनियम था 1862 आपने पढ़ा था। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम ये सब चीजें हमारी बेस बनेंगे उस चीज के लिए। तो 1862 का अधिनियम हमने पढ़ा। 18 से 62 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें हमने चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा की कि 1876 में एक शाही उपाधि अधिनियम लाया गया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश की जो महारानी थी, ठीक है, उनको, ब्रिटिश की महारानी को एक साम्राज्य घोषित किया गया था पूरे भारतवर्ष का। उसके उपरांत हमने देखा कि अब धीरे धीरे जो भारत के लोग थे उनमें एक समझ विकसित होनी शुरू हो गई थी, उनमें राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी थी, ठीक है, और धीरे धीरे उन लोगों की जो समझ बूझ है, जो सोचने की क्षमता है, जो शक्ति है, उन्हें अपने अधिकार धीरे धीरे पता लगने लग गए थे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है भारत की जनता थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, जागरूक हो रही थी, ठीक है। तो क्या होता है, इसी दौरान फिर एक ऐसे संगठन का गठन किया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि एक मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि अपनी बातें हम अंग्रेज सरकार के सामने रख सकें, अपने अधिकारों के बारे में उनको अवगत कराएं और उनको बताया जा सके। पहले जगह जगह से मांग उठती थी अपने अधिकारों को लेकर के, अब एक संपूर्ण देश में एक संगठन को गठित किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और आपको पता होगा कि ए.ई. ह्यूम ने उसकी स्थापना की थी 1885 में, और उसके अंतर्गत कुछ मांगे ली गई थी। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि क्या होता है, जो 1892 का अधिनियम जो है उसका जो बेस क्या है, उसका आधार कैसे बना, ठीक है, वो बात करते हैं। आधार की हम बात करें तो जो 1861 का जो अधिनियम था उससे असंतुष्टि थी, भारत के लोग संतुष्ट नहीं थे। उसमें जो बदलाव किए गए थे, हालांकि उसमें ये प्रावधान रखा गया था कि भारत के लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, भारत के लोगों को भी आगे आने का मौका मिलेगा, लेकिन उससे परिपूर्ण रूप से हम बात करें तो भारत के लोगों में असंतुष्टि थी। भारत के लोग उस अधिनियम से, उस नियम से खुश नहीं थे। अगला कारण क्या था, अब धीरे धीरे क्या हुआ, समझ बूझ विकसित होती गई। 1857 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, शिक्षा का बढ़ावा मिला, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोग जागरूक हुए। तो उनमें क्या है, एक शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक विचारधारा उत्पन्न हुई और लोगों में जनचेतना का विकास हो गया। लोग जागरूक हो गए। वो पहले सो रहे थे, आप यूं समझो, वो जाग गए। उन्हें पता लगा कि हमारे कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं और हम लोग क्यों शोषण के शिकार हो रहे हैं, हमें हर चीज से वंचित किया जा रहा है। हमारे ही देश में हमारे ऊपर इतने सारे नियम, हमारे ऊपर इतने सारे रूल्स रेगुलेशन थोपे जा रहे हैं जो कि हमारा शोषण कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो उस शोषण के विरुद्ध भारत के लोगों ने आवाज उठानी 1857 क्रांति से शुरू कर दी थी। धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना डेवलप होने लगी थी, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था भारत के लोगों के मन में। तो क्या होता है, उस राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीयता का विकास होता है। इसके द्वारा क्या होता है, एक ऐसे मंच की स्थापना की जाती है जिसके माध्यम से भारत की जो जनता थी, भारत का जो हर वर्ग के जो लोग थे, वो अपनी विचारों को, अपनी बातों को, अपनी मांगों को रख सकें। उसका नाम क्या था, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके परिणाम स्वरूप हुई, जो शिक्षा का विस्तार हुआ, राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीयता की भावना, इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे क्या होता है, बहुत आसान भाषा में समझते हुए चलना है, ठीक है। ये कोई रटने का विषय नहीं है, कभी आपके मन में ये डाउट रहे कि हम रट के काम चला लेंगे। इसको समझते हुए चलना है, हर एक पॉइंट को ध्यान से। हमने इससे पहले 1861 के अधिनियम में बात की थी कि 1861 के अधिनियम में क्या हुआ था, उस समय पे जो
विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। विधान परिषद की स्थापना कर दी प्रांतों में भी। आपने पढ़ा था कि उस टाइम पे विकेंद्रीकरण हुआ था कि संपूर्ण शक्ति ना केवल केंद्र के पास थी, कुछ शक्तियां जो है राज्यों को वापस लौटा दी गई थी। तो राज्य सरकारों ने भी, राज्यों ने भी अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया था, विकेंद्रीकरण हुआ था। तो हमने कहा था कि भारत के लोगों का आगे आने का मौका दिया गया उसमें, ठीक है। हमने बात भी की थी कि 3 लोगों को शामिल किया था जो वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव, 3 लोगों का नाम आपको याद होगा। और आगे क्या होता है, अब उन गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति हुई थी विधान परिषद में, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी इस नियम के अंतर्गत। देखिए क्या होता है, एक केंद्रीय विधान परिषद जिसमें जो केंद्र में जो सरकार बैठी है वो मानो, एक प्रांतीय विधान परिषद जो राज्य में जो सरकार बैठी है, ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद जो राज्य में सरकार बैठी। अब ऐसे समझ सकते इसको, उनमें क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी। पहले 2-3 सदस्य लिए थे, अब उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी और एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि भाई इतना 2/5 सदस्य तो मिनिमम होने चाहिए। हर विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य जो कि भारतीय हुआ करते थे वो कम से कम 2/5 होने चाहिए। आप समझ जाओगे 2/5 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लगभग 40% हिस्सा, तो 40% के करीब जो हिस्सेदारी है वो भारतीय लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। गैर सरकारी सदस्यों में वृद्धि की, किसमें, केंद्रीय विधान परिषद में भी और प्रांतीय, यानी कि केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार, दोनों सरकारों में भारत के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि इन लोगों को निर्वाचित किया गया या इन लोगों को मनोनीत किया गया, कैसे निर्वाचन इसका हुआ वो बात करते हैं। जो सबसे पहले जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें कम से कम 10 सदस्य हो सकते थे और ज्यादा से ज्यादा जो हैं 16 सदस्य हो सकते। तो हम यूं कहें कि जो 10 से 16 की एक लिमिट रखी गई थी कि मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 16 मेंबर्स शुड बी देयर इन सेंट्रल काउंसिल, ठीक है। जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें कम से कम 10 से 16 तक के व्यक्ति हो सकते थे जो कि गैर सरकारी होते थे, जो कि भारतीय लोग होते थे, ठीक है। भारतीयों ने कहा था कि हमें भी शामिल करो सरकार में ताकि हम भी देखें तुम लोग क्या काम करते हो। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कह दिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा 16 और कम से कम 10 से 16 के बीच में तुम लोग आ सकते हो, ठीक है। अब उनको कैसे बुलाएंगे, ऐसे तो है नहीं किसी को भी उठाया, पकड़ लिया, बुला लिया। उनकी कोई ना कोई पद्धति होगी, कोई सिस्टम होगा, उस सिस्टम को हमें समझना है। 10 से 16 सदस्यों जो कि गैर सरकारी सदस्य थे उनका निर्वाचन करना था। निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10 सदस्यों में से 5 सदस्य यहाँ और 5 सदस्य यहाँ, टोटल 10 हो गए, 5 और 5 10। तो जो 5 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो कैसे हुआ, जो 4 प्रांत थे, 4 प्रांत, 4 प्रेसिडेंसी, आपको ध्यान होगा, ठीक है। 4 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, बंबई और पंजाब, ठीक है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और भी थे, लेकिन हम बात करते हैं जो 4 प्रांत विधान परिषद थे उनके जो गैर सरकारी सदस्य चुने गए थे प्रांत में, उनके हिसाब से और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग जो है इनको अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप में इनको चुना जाता था। किसको, 5 सदस्यों को, किसमें, विधान परिषद में। कहने का मतलब कि राज्य के जो लोग हुआ करते थे वो केंद्र में भेजने के लिए चुनाव करते थे, लेकिन चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था, बार बार बोल रहा हूं, अप्रत्यक्ष चुनाव था। बाकी के जो 5 सदस्य बचे, 10 चुनने हैं, 5 तो हमने जो राज्य की सरकारों ने एक सिफारिश कर दी, यूं कह सकते हैं। बाकी जो 5 थे वो वायसराय उनको मनोनीत करता था। और जो ये सदस्य हुआ करते थे पहले, ये सदस्य जनरली क्या हुआ करते थे, बड़े जमींदार हुआ करते थे, या फिर ये सदस्य कोई रिटायर्ड जो सर्विसमैन होते थे वो हुआ करते थे, या कोई और बड़े अधिकारी वर्ग के लोग हुआ करते थे। तो 5 सदस्यों को वायसराय ने मनोनीत कर लिया और 5 सदस्यों को राज्य की सरकारों ने, जो प्रांतीय विधान परिषद थे उन्होंने इनका चुनाव करवा दिया। तो ये 10 सदस्य केंद्रीय विधान परिषद में आपको समझ आ गया होगा। मिनिमम 10, मैक्सिमम 16 लिमिट रखी गई थी। 10 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया गया उन्हें, ठीक है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में उनको सिलेक्ट कर लिया गया, उनको इलेक्ट कर लिया गया। अब प्रांतीय विधान परिषद की बात करते हैं कि प्रांतीय विधान परिषद के जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या भी बढ़ाई गई थी, संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। आपने पढ़ा यहाँ गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है, ठीक है। तो इनको कैसे लिया गया, कैसे इनका चुनाव हुआ वो बात करते हैं हम। इसमें जो इनका चुनाव हुआ था, देखिए जब क्या होगा, अगर सेंटर में गवर्नर जनरल है या फिर यूं कहें कि वायसराय है, तो राज्य में गवर्नर होगा
तो इनको जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जमींदार व्यापार संघ, जो जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हुआ करती थी उस समय पे, ये बड़ी संस्थाएं या इन बड़ी संस्थाओं के जो लोग थे वो सिफारिश करते थे कुछ नाम के ऊपर, ठीक है, वो सिफारिश करते थे कुछ नामों के ऊपर। किसको सिफारिश करते थे? प्रांत के गवर्नर को। वो गवर्नर को बोलते थे कि जी इनको आप चूज कीजिए, इनको आप सेलेक्ट कीजिए। कहाँ भेजने के लिए? राज्य की विधान परिषद में भेजने के लिए। तो मनोनीत किया जाता था। आपने देखा कि कहीं पर लोग बाग जो डायरेक्टली जनता जो है वो वोट नहीं डाल रही है, लेकिन चुनाव फिर भी हो रहा है, लेकिन वो चुनाव इसलिए डायरेक्ट नहीं है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है। चुन रहे हैं लोग, चुने जा रहे हैं, लोगों को चुना जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से गैर सरकारी सदस्यों को चुना जाता था प्रांतीय विधान परिषद में। केंद्रीय में कैसे चुनाव हुआ, प्रांतीय में कैसे चुनाव हुआ, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं जो लोग ये चुने गए थे, किसमें? केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषद में जो लोगों का चुनाव हुआ था, वो चुनाव हम बात करें तो वो लोग कौन थे? वो लोग भारतीय हुआ करते थे, क्योंकि हमारा मकसद था कि हम भारत के लोगों का वर्चस्व बढ़ाएं, हम भारत के लोगों की जो है बोलबाला बढ़ाएं, सरकार काम क्या रही है वो हमारी नॉलेज में होना चाहिए। इसलिए सरकार ने उन्हें सरकारी सदस्य नहीं माना। सरकार ने ये कहा कि आप आओ, वेल एंड गुड, हमारे साथ आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ खास अधिकार ही दिए जाएंगे, आपको ज्यादा अधिकार नहीं जाएंगे, आपको कुछ खास चीजों की ही छूट दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप सरकारी सदस्यों के साथ बैठ रहे हो तो सरकारी सदस्यों के समान ही आप रहोगे। उनको गैर सरकारी सदस्यों के रूप में चुना गया था। अब आगे क्या होता है? अधिकारों की बात करते हैं कि कौन कौन से अधिकार उनको दिए गए। जो गैर सरकारी सदस्य थे उन्हें कौन कौन से? पहला अधिकार उन्हें था वार्षिक बजट पर वाद विवाद एवं प्रश्न पूछने का अधिकार। जो बजट, जो पूरे साल का लेखा जोखा होता था, कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, किस क्षेत्र में, किस विभाग में कितना खर्च हुआ है, जो वार्षिक बजट पेश किया जाता था संसद में, ठीक है, या कार्यकारिणी में, उसमें जो भारत के गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए गए थे या फिर हम यूं कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, उन लोगों को वाद विवाद करने का अधिकार था, प्रश्न पूछने का अधिकार था कि वो प्रश्न पूछ सकते थे कि इतना पैसा कहाँ लगा है, ये पैसा किस चीज में लगा है, ठीक है। लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात, उन्हें जनहित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार था। जनहित मतलब जनता की भलाई से संबंधित अगर कोई काम है, वो काम किया जा रहा है, उसमें उन्हें कुछ संशय लग रहा है, कुछ डाउटफुल कंडीशन लग रही है, तो उस संदर्भ में वो अपने प्रश्न उठा सकते थे। ये दो अधिकार आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा ही। उसके बाद में देखिए निष्कर्ष क्या निकला कि पूरा हमने जो है अधिनियम पढ़ा, भारत परिषद अधिनियम 1892, इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या हुआ? पहली बार भारत में चुनाव प्रणाली आई। इससे पहले भारत में इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, ठीक है। इलेक्शन ऐसे ही इंग्लैंड से लोग आते थे, उनको वहां से चुन के भेजा जाता था, वहां से उनको पहले से सेट करके भेजा जाता कि आप जाओ वहां पे व्यापार करो, वहां पे शासन करो। लेकिन भारत के लोगों ने सोचा कि हमें भी देखना है कि काम क्या हो रहा है संसद में, हमारे देश में हमारे ही लोगों का शोषण करके और हमारे ऊपर राज करके लोग क्या कर रहे हैं। तो उनका ये मानना था कि हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, हमें भी चुना जाए, ठीक है। तो पहली बार चुनाव प्रणाली हुई। आपने देखा कि लोग चुन के भेजे थे, सिफारिश के आधार पर चुन के भेजे थे, डायरेक्टली चुनाव नहीं हुआ, सिफारिश की गई थी, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, पहली बात। दूसरी बात, संसदीय प्रणाली के जैसे संसद में क्या होता है, बहुमत पेश किया जाता है, संसद में बहस की जाती है, संसद में बजट पेश किया जाता है, तो वो सारी चीजें देखिए धीरे धीरे हम संविधान की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो सब चीजों संसद की आधारशिला, एक नींव रखी गई थी इसमें, ठीक है। जो अब हो रहा है संसद में आजकल जो होता है, आप जानते हो आप लोग संसद में क्या क्या काम होते हैं, वो सब उन चीजों की धीरे धीरे करके उनको लाया जा रहा है। इसका मतलब संसद की नींव रखी जा रही थी। अगली बात, गैर सरकारी सदस्यों की जो निर्वाचन प्रणाली थी वो थी निर्वाचन की अप्रत्यक्ष पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है निर्वाचन की अप्रत्यक्ष पद्धति। तो क्योंकि उन्हें इनडायरेक्टली चुना जाता था, किसको? गैर सरकारी सदस्यों को। क्लियर है बात? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1892 का। तो 1892 का आपने भारत शासन अधिनियम अभी समाप्त किया, आपने पढ़ा। उसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो अधिनियम है, जो कि 1909 में पारित हुआ। और इस अधिनियम की खास विशेषता ये है कि इसने भारत देश के अंदर एक नई बीमारी को जन्म दे दिया, वो था सांप्रदायिक भावना।
ठीक है, सांप्रदायिक भेदभाव की भावना। तो इसको वैसे जनरली बोला जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या फिर इसको सांप्रदायिक सुधार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए 1909 में पारित हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1909 में पारित हुआ था और इसका नाम था मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सबसे पहले जाने कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको क्यों कहा गया है। आप जानते हो वायसराय का पद होता था, वायसराय सर्वोच्च होता था, पता है आपको। आपने पढ़ा होगा 1858 का अधिनियम, उसमें आपने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लिए बनाए गए थे। वो अब कंपनी खत्म हो गई तो वो पद भी हमें खत्म करने पड़ेंगे। हमने चेंजेस की। 1858 में क्या हुआ, कंपनी का शासन नहीं रहा, शासन किसके हाथ में आ गया, ताज का शासन। तो एक नए पद का सृजन किया गया था, भारत का सेक्रेटरी, भारत का सचिव। तो 1909 के समय पे जब ये अधिनियम लागू हुआ, लॉर्ड मॉर्ले सचिव थे भारत के और मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो, वो वायसराय थे। तो दोनों ने मिलकर के इस अधिनियम को पारित करवाया। उस समय पे दोनों जो थे वो सर्वोच्च थे, इस वजह से इसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या किया गया। हमने इससे पहले 1892 का जो अधिनियम पढ़ा था उसमें आपने जाना था, उसमें आपने पढ़ा था कि उसमें क्या हुआ था, जो केंद्रीय विधान परिषद था और जो प्रांतीय विधान परिषद था, उसमें हमने सदस्यों, गैर सरकारी सदस्य जो हम निर्वाचित करते थे, उनके सदस्यों की संख्या हमने बढ़ोतरी की थी। ठीक है, इसमें हमने इसका और विस्तार कर दिया, इसका और इसको अधिकार दे दिए, इसका और हमने बढ़ोतरी इसमें कर दी। जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें हमने 16 डिसाइड की थी। पहले संख्या अधिकतम कितनी होगी, अधिकतम संख्या आपने बताया था, हमने बात की थी 16 होगी, 10 से 16 हमने बात की थी, आपको शायद याद होगा। ठीक है, अब वो संख्या कर दी 60। 60 में से 27 सदस्य जो थे वो वायसराय या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे और 33 सदस्य जो थे वो निर्वाचित किए। निर्वाचन पद्धति क्या थी, आपने देखा निर्वाचन पद्धति किस तरीके से थी पहले वाले अधिनियम में। और जो प्रांतीय विधान परिषद था उसमें क्या था, इनकी खास बात अब जानिए। इसकी संख्या की बात कर ली, इसमें 16 से 60 कर दी, लेकिन इसमें संख्या जो थी वो कोई निश्चित नहीं थी। हर राज्य के लिए अलग अलग संख्या थी। किसी में 15 से 20 कर दी, किसी में कम से बढ़ा करके ज्यादा कर दी कुल मिला के। इसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य जो इसमें थे, उनमें क्या था, वो गैर सरकारी सदस्यों के लिए इसमें बहुमत का अधिकार नहीं था। लेकिन गैर सरकारी सदस्यों के लिए बहुमत का अधिकार नहीं था, लेकिन सरकारी सदस्य बहुमत के अधिकारी थे। इसमें क्या था, गैर सरकारी सदस्य को भी बहुमत का अधिकार मिला इसमें, कि वो भी अपनी किसी बात में बहुमत साबित करके किसी नियम को पारित करवा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। एक मेन डिफरेंस समझ आया, केंद्र में और प्रांत में क्या था। केंद्र में गैर सरकारी सदस्यों को सुविधा नहीं थी कि वो किसी नियम को पारित कर सकें, बहुमत साबित कर सकें, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद की हम बात करें उसमें वो अधिकार था उनको। आगे इसमें क्या हुआ, सबसे खास बात क्या हुई, इसमें संप्रदाय धर्म के आधार पर निर्वाचन हुआ, जो कि सबसे गलत बात थी। इसको कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति क्या होती है, निर्वाचन की वह पद्धति जिसमें हम संप्रदाय धर्म के आधार पर किसी को चुने। सपोज कीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, उसमें 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है और वो ये कहें कि हम तो केवल हिंदुओं को लेंगे, हम तो केवल मुस्लिम को लेंगे, तो वो सांप्रदायिक आधार पर उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत चीज है। कुछ ऐसा ही हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति किस अधिनियम के अंतर्गत आती है, आप बात करेंगे 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपकी यही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या था सांप्रदायिक में, इसमें ये कहा गया कि जो मुस्लिम जो प्रतिनिधि होंगे, जो मुस्लिम गैर सरकारी सदस्य होंगे, उनका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, हिंदू उसके लिए वोट नहीं डालेंगे। क्लियर है बात। इसीलिए ये कर कौन रहा था, सर्वोच्च पद पे कौन था, वायसराय। वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो। सो दिस इज द मेन रीजन दैट लॉर्ड मिंटो जो है उनको जाना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, कि इन्होंने संप्रदाय के हिसाब से वोटिंग सिस्टम, निर्वाचन पद्धति लागू की, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। आगे इसमें क्या था, आगे इसमें एक खास बात और ये थी कि पहली बार जो वायसराय की जो टीम थी,
जो उसकी सहायता कर रही, जो परिषद थी, जो कार्यकारिणी थी, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पहली बार भारतीय को, वरना किसी भारतीय को इतने सर्वोच्च पद पर बिठाना उस समय कितना आसान काम नहीं था। वो प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको विधि सदस्य के रूप में एक चुना गया था। विधि सदस्य आप जानते हैं, विधि सदस्य कानून निर्माण वाले जो सदस्य होते हैं। तो इसके अलावा और खास क्या था, जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, विश्वविद्यालय, जमींदार, जो जितने भी जो ये बड़े बड़े वर्ग थे उस समय के, उनके लिए अलग से प्रतिनिधित्व का इसमें प्रावधान किया गया कि आपका जो है इसमें प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनके लिए अलग से मतदान होगा, अलग से उनके लिए प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे। तो आपने खास बात नोट की होगी, 1892 में क्या हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, और 1909 में क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन। निर्वाचन की पद्धति को अगर हम ध्यान रखते हुए बात करें, 1892 में क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, और 1909 के आते आते संप्रदाय धर्म के हिसाब से हम लोगों को बांट दिया गया। क्लियर है बात। तो ये था आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको लॉर्ड मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, और इसी को सांप्रदायिक अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार भारत में हिंदू मुस्लिम विभाजन किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। 1909 का भारत शासन अधिनियम हमने पढ़ा इससे पहले, उसमें हमने एक खास बात की थी कि वो सांप्रदायिक चुनाव की उसमें बात हुई थी कि धर्म के आधार पर वोटिंग की गई थी। स्पेशली किस धर्म की बात की गई थी, मुस्लिम धर्म के रिगार्डिंग। तो उसी क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक नए अधिनियम की बात करते हैं। इस अधिनियम का नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्लियर है बात। इसमें क्या होता है, इसको एक और नाम दिया है, इसको हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था, उसमें हमने जो है मार्ले मिंटो नाम से, उस सुधार अधिनियम के नाम से हमने उसको पढ़ा था। इसमें हमने कहा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो उस समय भारत के वायसराय थे। तो दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को पारित किया था, उनकी अध्यक्षता में ये अधिनियम पारित हुआ था। आगे इसको देखते हैं क्या बदलाव हुआ इसमें, क्या चेंजिंग आई, क्या चीज हुई, वो जानिए। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें केंद्र सरकार जो थी, जो केंद्रीय विधान परिषद था, उसके ऊपर कार्य का भार बहुत ज्यादा था। तो हमने पढ़ा था कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी पहले, ठीक है, कि राज्यों को भी विधायी शक्तियां दे दी गई थी, राज्य भी अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिए थे। तो इसमें क्या हुआ, केंद्र और प्रांतीय विषयों को पहचान करके कि भी कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो केंद्र को दिए जाने चाहिए और कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो राज्य को दिए जाने चाहिए, उनकी पहचान की गई। और उनको पहचान करने के बाद में अलग कर दिया कि ये काम राज्य सरकार करेगी, ये काम केंद्र सरकार करेगी। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो सरकार थी वो एकात्मक थी, अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था थी। हाँ ठीक है। आगे क्या हुआ, जो केंद्र के विषय थे उस पर केंद्र सरकार काम करेगी और जो वायसराय उस पर काम करेगा, और जो प्रांतीय विषय थे उस पर गवर्नर काम करेंगे। अब प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में डिवाइड किया। दो भाग कौन कौन से थे, एक भाग था हस्तांतरित विषय, कुछ विषय नाम कहते हैं हस्तांतरित विषय, और कुछ को नाम दिया आरक्षित विषय। दो विषय हमने बांट लिए। हस्तांतरित विषय वो विषय थे जो गवर्नर और उनके विधान परिषद के जो उत्तरदायी मंत्री थे, ठीक है, जो उत्तरदायी उनके मंत्री थे उनको ये हस्तांतरित विषय हस्तांतरित कर दिए। स्पेशली उत्तरदायी मंत्री की हम बात करें तो वो मंत्री जो कौन थे, गैर सरकारी थे, गैर सरकारी विधान परिषद के जो सदस्य थे जो कि भारतीय थे, उनको हस्तांतरित कर दिया, उनको हाथ में सौंप दिया। आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर और विधान परिषद के वे मंत्री जो उत्तरदायी नहीं थे, कि उन्हें बस मेनली वित्तीय संबंधी अधिकार दिए हुए थे और उन्हें कहा गया था कि बाकी आप किसी चीज के लिए उत्तरदायी नहीं हो, आपको वित्तीय पूरा सामान, वित्तीय का पूरा काम आपको, वित्तीय क्षेत्र का पूरा काम आपको संभालना है। दो विषय हुए, प्रांत सरकार की, केंद्र की बात नहीं करें, प्रांत की, राज्य की। एक हस्तांतरित जो कि भारतीयों को दिए गए मेनली, और एक आरक्षित जो कि गवर्नर और उनके मंत्री करते थे, जो कि उस चीज के लिए उत्तरदायी नहीं थे। आगे बात करें, इस प्रकार आप देख रहे हो कि 1 और 2 दोहरी शासन
व्यवस्था द्वैध शासन प्रणाली आई। और द्वैध शासन को हम यूनानी शब्द भाषा में बात करें इसको बोलते हैं डाईआर्की। डाई मतलब दोहरी और आर्की मतलब शासन व्यवस्था। ठीक है, तो ये द्वैध शासन प्रणाली आई। ये बात इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें भी दोहरी शासन की बात की थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें ये प्रांत में आई है। ये कहाँ पर आई है? प्रांत में। क्वेश्चन पूछा जाएगी प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली कौन से अधिनियम के अंतर्गत लाई गई? क्या कहोगे? आप कहोगे कि प्रांत में 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाई गई। अगली, इसमें हमने देखा कि केंद्र और प्रांत के विषय अलग अलग किए थे। तो केंद्र का बजट और राज्य का बजट अलग अलग कर दिए गए और राज्य को भी ये अधिकार दे दिया गया, प्रांत को भी ये अधिकार दे दिया गया कि आप भी अपने स्तर पे अपना बजट तैयार करो। ठीक है, आगे क्या हुआ? इसमें लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926 में। इसमें प्रावधान 1919 में अनुमति मिली, लेकिन उसकी स्थापना कब हुई? 1926 में उसकी स्थापना हुई। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी बोलते हो आप। खास बात और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन, हमने इससे पहले पढ़ा था कि संप्रदाय के हिसाब से निर्वाचन हुआ था कि मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम को ही चुन सकते थे अपने प्रतिनिधि के रूप में। इसमें जो सांप्रदायिक मतदान था वो सिख, ईसाई और जो आंग्ल भारतीय हुआ करते थे उनके ऊपर भी लागू कर दिया कि सिख केवल अपने मेंबर, सिख मेंबर को ही चुन सकेंगे, ईसाई केवल ईसाई को चुन सकेंगे। इस प्रकार से क्या कर दिया? सांप्रदायिक निर्वाचन को और मजबूती दे दी उन्होंने। हमने पढ़ा था कि मुस्लिमों के लिए ये सांप्रदायिक निर्वाचन कौन सा अधिनियम में था? 1919 में। ये याद रखने के लिए मैंने मेंशन किया है। और खास बात क्या हुई? वायसराय की जो कार्यकारी परिषद था, वायसराय की जो टीम थी, जो उसकी सहायता करने हेतु जो उसकी टीम थी, उसमें टोटल 6 सदस्य हुआ करते थे। टोटल कितने थे उसमें? 6। अब 6 में से ये डिसाइड कर दिया कि 3 भारतीय सदस्य होना जरूरी है, लेकिन जो चीफ होगा, जो कमांडर इन चीफ होगा, वो नहीं होगा, वो अंग्रेज ही होगा। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा जो सदस्य होंगे 3 सदस्य कम से कम भारतीय होने चाहिए। क्योंकि अंग्रेज लोग ये महसूस करना, उस समय उनको शुरू हो गया था, महसूस करने लग गए थे कि भारतीयों की सहायता लिए बिना भारत के अंदर शासन व्यवस्था कर पाना मुश्किल है। हमने पढ़ा था कि पहले शिक्षा का प्रसार होने से, राजनीतिक चेतना का कि उभर जाने से क्या हुआ था? लोग जागरूक हो गए थे और उन्हें अपने अधिकारों के विषय में जानकारी मिलने लगी थी। तो इस प्रकार से अंग्रेज अब ज्यादा लंबे समय तक शासन यहाँ नहीं कर पाते। इस वजह से वो बहुत चालाक थे, बहुत तेज थे। उन्होंने पहले से ही भारतीयों को लेना शुरू कर दिया ताकि भारतीय लोग उससे शांत रहें। तो इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे सचिव जो थे वो मॉन्टेग थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे। ठीक है, इसमें आपको समझ में आएगी जो चेम्सफोर्ड और उसके बारे में ये सुधार अधिनियम था। क्या हुआ इसमें? सबसे पहली बात, केंद्र और राज्य, प्रांत और उसकी विधान, जो उनके विषय थे, उनकी जो सूचियां थी, उनको अलग कर दिया गया। राज्यों को भी अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और इसमें सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, ईसाइयों के लिए भी अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू गई। और इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का चलन शुरू हुआ। खास बात इसमें एक ये थी, जो भारतीय विधान परिषद हुआ करता था, ठीक है, उस विधान परिषद की जगह पर एक द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत यहाँ हुई। द्विसदनीय, 2 सदन होंगे। ठीक है, 2 सदन कैसे? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और जो इनके सदस्य होंगे उनका जो निर्वाचन होगा, वो निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। हमने पहले पढ़ा था 1892 का अधिनियम, आपने पढ़ा होगा, उसमें हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की थी। उसके बाद हमने 1909 का अधिनियम पढ़ा, उसमें हम सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की। यहाँ हम एक प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें। हालांकि सांप्रदायिकता यहाँ भी दिख रही है हमें, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी हमने चर्चा की थी। तो उसमें कुछ खास बातें हैं जो बची हुई थी। एक तो था कि इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहली बार भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। इसका मतलब कि महिलाएं भी वोट डालने का अधिकार उन्हें दिया गया, महिलाओं को भी। और दूसरी बात क्या थी? इस अधिनियम के अंतर्गत
एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग का मतलब समझिए, वैधानिक जो है विधि शब्द से बना है। वैधानिक आयोग का मतलब आप समझेंगे कि कानूनी रूप से जो कानूनी सुधार कितने होने चाहिए, कानूनी सुधार कहाँ कहाँ होने चाहिए, तो उससे संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो तात्पर्य था वो ये था कि हर 10 साल में वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। एक आयोग, एक टीम गठित की गई वो जो अपनी हर 10 साल में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। फॉर एग्जांपल बात करें, 1919 में ये आयोग गठन का प्रावधान किया गया कि ऐसा आयोग बनना चाहिए। और 1919 से 10 साल बाद, कहने का तात्पर्य 1929 में ये अपना रिपोर्ट पेश करेगा कि जो हमने ये नियम लागू किया था, इस नियम में क्या क्या बदलाव होने चाहिए या कहाँ तक ये कारगर साबित हुआ है, कौन कौन सी इसमें कमियां हैं, कहाँ कहाँ पर इसमें संशोधन किए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में तो साइमन कमीशन की बात करते हैं। देखिए, हिसाब से वैधानिक आयोग जो था वो 10 साल बाद रिपोर्ट पेश करेगा या 10 साल बाद। तो क्या होता है, साइमन कमीशन आता है इसी दौरान 1927 में। ठीक है, आना कब चाहिए था, 1929 में, क्योंकि 10 साल की बात करें 1929 में आना चाहिए था भाई। अगर ये 10 साल में रिपोर्ट पेश कर रहा है, अगर 1919 में है तो इसमें आप 10 जोड़ोगे तो 1929 में रिपोर्ट आनी चाहिए थी इसकी, या गठन होना चाहिए था। ये तो 1929 में, लेकिन हो कब गया, ये 1927 में ही इसका गठन हो गया। निर्धारित समय से 2 साल पहले इसका गठन हो गया। कब इसका गठन हो गया, 1927 में। क्लियर है बात, 1927 में इसका गठन हो गया। अब क्या होता है, इसके अंतर्गत इसमें जो वायसराय थे उस समय 1927 के समय पे, तो साइमन कमीशन आया 1927 में और उसको आना चाहिए था 1929 में। तो निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही इसको लाया गया, 1927 में ही आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब क्या होता है, उस समय पे वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड इरविन। उन्होंने एक सुझाव दिया, जो ये कमीशन बना है, जो एक टीम गठित हुई है, कि इसमें कोई भारतीय सम्मिलित नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत गलत बात है। अगर वो नियम की समीक्षा कर रहे हैं, कानून की देखभाल कर रहे हैं, उसमें कोई भारतीय नहीं है, तो इसमें कैसे पता लगेगा कि वो भारतीय लोगों के हित में है या अहित में है। ठीक है, तो इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। 7 सदस्य एक आयोग था, 7 सदस्यों की एक टीम थी और उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। उनके नाम पर ही इस कमीशन का नाम रखा गया था, साइमन कमीशन। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंतर्गत, तो इसमें कोई भारतीय नहीं था। भारतीय ना होने की वजह से इसका विरोध किया गया, कड़ा इसका विरोध हुआ। अपने देश में इसका कड़ा विरोध हुआ, पूरे देश में इसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। और 1928 में, 27 में ये आया, 1928 में लाला लाजपत राय जब इसका विरोध कर रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई लाठियों से पीट पीट कर। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी हमारे लिए उस समय से। तो वायसराय इरविन ने सुझाव दिया कि कोई भारतीय नहीं होना चाहिए। जब भारतीयों को शामिल नहीं किया जा रहा, भारतीय नियम या भारतीय जो शासन है उसकी नियमों की ही समीक्षा के लिए इसको बनाया गया है। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसके लिए इसका विरोध किया गया, इसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। और उस पर क्या हुआ, इसमें 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या कहा, इन्होंने कहा भी जो 1919 का अधिनियम था, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही तो ये बना था। जो 1919 का अधिनियम था उसकी खास बातें थी, द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी उन्होंने प्रांत में और जो केंद्र में जो सूचियां थी, जो उसमें विषय थे, उनको पृथक पृथक किया था। उसके बाद में सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रणाली थी उसको इन्होंने लागू किया था कि भाई संप्रदाय के हिसाब से निर्वाचन होना चाहिए, संप्रदाय के अकॉर्डिंग जो है निर्वाचन होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो ये लोग मानते थे, 1920 में जो रिपोर्ट पेश गई, ये मानते थे कि जो 1919 का अधिनियम है, जो ये सारी बातें हैं वो ठीक है और वो जारी रहनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। वो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और ठीक, जो कि ठीक नहीं थी, उसमें कई कमियां थी, बहुत त्रुटि थी। तो अब आगे क्या होता है, इसी दौरान जब इससे असंतुष्ट होने पर, इससे जब भारतीय जनता असंतुष्ट थी, कांग्रेस के सारे नेता इससे असंतुष्ट थे, कोई भी खुश नहीं था। वो चाहते थे कि इस कमीशन में बदलाव होना चाहिए, इसके अंतर्गत भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो अब 1930 से लेकर के 32 तक क्या हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार ने कराए। ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश सरकार जो इंग्लैंड में बैठी हुई थी, वहां की सरकार ने
ब्रिटिश भारत, उस समय ब्रिटिश भारत था हमारा देश। कांग्रेस और जो देसी रियासत के राजा थे उनके बीच में एक समझौता कराने के लिए सम्मेलन किए गए। सम्मेलन 3 सम्मेलन हुए 1930 से लेकर के 1932 तक। लेकिन एक्चुअल अगर हम बात करें तो ये 3 सम्मेलन नहीं थे, ये केवल एक ही सम्मेलन था। लेकिन एक सम्मेलन कभी ये सही तरीके से संपन्न ना होने की वजह से या सभी की संतुष्टि ना होने की वजह से इसको 3 फेज में, 3 स्टेज में इसको कंडक्ट कराया गया। और 3 प्रथम द्वितीय तृतीय 3 गोल में सम्मेलन हुए। क्यों हुए? क्योंकि जो भारतीय लोग इससे असंतुष्ट थे, जो भारतीय कांग्रेस के जो नेता लोग इससे असंतुष्ट थे, उसके लिए उसके एक व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा था देश में। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था साइमन कमीशन के विरोध में। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना ब्रिटिश भारत में जो लोग बैठे हैं, जो वायसराय हैं, गवर्नर हैं, वो और कांग्रेस के जो नेता हैं और जो देसी राज, इनके बीच में एक होना चाहिए। ठीक है, तो इसी दौरान एक अवार्ड आया, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में। कब आया? 1932 में। इसकी बात करते हैं कि सांप्रदायिक अवार्ड क्या था। बेसिकली सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या था कि संप्रदाय के हिसाब से अंग्रेजों ने मतदान किया जाए। सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में बात करेंगे। सांप्रदायिक अवार्ड क्या था? सांप्रदायिक अवार्ड, इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा गया है। तो सांप्रदायिक अवार्ड या पूना समझौता इसके अंतर्गत आएगा, उसकी बात करेंगे। जब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या करवाया? उन्होंने कहा कि जो भारत के जो लोग हैं उसमें उसको सांप्रदायिक हिसाब से उन्होंने बांटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तो वो लोग पहले ही कर चुके थे कि मुस्लिम के अकॉर्डिंग वोटिंग होगी। उसके बाद इन्होंने सिख को भी इसमें इंक्लूड कर लिया कि भाई तुम्हारा भी प्रतिनिधित्व तो अलग से होना चाहिए। सिख के बाद इन्होंने ईसाइयों से भी, और जो आंग्ल भारत होते थे, आंग्ल भारतीय, और इनके अलावा दलित, ये चारों पांचों इनके लिए अलग से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इनके लिए जो निर्वाचन पद्धति अलग से होनी चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व अलग से होना चाहिए। इनके निर्वाचन के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, इस चीज का गांधी जी ने विरोध किया क्योंकि स्पेशली बात दलितों के बारे में हो रही थी। ठीक है, इस चीज का विरोध किया। गांधी जी उस समय पूना की जेल में था। पूना में एक यरवदा नाम की जेल थी। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, आमरण अनशन उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय, तो इन्होंने एक सुलह कराई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। इसको बोलते हैं पूना समझौता, क्योंकि पूना की जेल में बंद थे, यरवदा जेल में। ठीक है, ये था सांप्रदायिक अवार्ड, एक कम्युनल अवार्ड। ये एक गेम खेला था एक्चुअली अंग्रेजों ने। ठीक है, ये सारी जो चीजें थी, जो इनका इसमें जो इन सारी चीजों के आधार पे अब अगला अधिनियम बनेगा, भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संवैधानिक इतिहास, या फिर हम यूँ कहें कि भारत के जो संवैधानिक विकास था उसके इतिहास का आज एक अंतिम टॉपिक है। ठीक है, और इस अधिनियम का नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्योंकि भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 1947 में मिली थी। इसका नाम है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947, या फिर आप कह सकते हो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें एक योजना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। पहले उस योजना को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता अधिनियम क्या था। देखिए, सबसे पहले बेसिक जान लीजिए, ये भारत की आज़ादी से जस्ट पहले बना हुआ, भारत की आज़ादी के समय बना हुआ एक अधिनियम था। और इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को 2 राष्ट्र, नए राष्ट्र के रूप में उभरे थे। आप जानते हो कि पाकिस्तान जो है भारत से ही अलग होकर के एक स्वतंत्र, एक पृथक देश के रूप में उसको मान्यता दी गई थी। तो पढ़ते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले योजना पढ़ते हैं, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या थी?
तो योजना बाद में बात करेंगे, पहले माउंटबेटन को जानते हैं कौन थे। माउंटबेटन भारत की आजादी के समय जो वायसराय थे, जो वायसराय का पद था उस पर वो आसीन थे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी से जस्ट पहले जो वायसराय थे भारत के, वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने एक योजना दी थी, वो योजना क्या थी उसकी बात हम सबसे पहले करते हैं। देखिए 1946 के समय पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था और जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, अंतरिम सरकार का मतलब जब अंग्रेज शासन अंग्रेजों का था, लेकिन उन्होंने भारत के लोगों को एक सहायता हेतु आप लगाइए, क्योंकि अंग्रेजों को ये महसूस हुआ था कि महसूस हो चुका था कि भारत आज़ादी लेकर के रहेगा, सत्ता जो है वो भारत के उत्तरदायी हाथों में हमें सौंपनी है। तो उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को सरकार में शामिल कर लिया था, उसको कहा गया था, एक अंतरिम सरकार उसमें बनाई गई थी। तो अंतरिम सरकार जो बनी थी, संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे, आज़ादी के तत्पश्चात जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू जी के पीएम बनने वाली बात मोहम्मद अली जिन्ना को रास नहीं आई। वो चाहते थे कि मुस्लिमों का एक अलग से राष्ट्र स्थापित हो और वो खुद, उनकी खुद की महत्वाकांक्षा एक ये थी कि वो खुद जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन एक राष्ट्र के दो प्रधानमंत्री संभव हो नहीं सकता, इसलिए भारत को दो भागों में विभाजित करना पड़ा। इसके लिए जो योजना आई वो थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। देखिए क्या हुआ, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनका नाम था एटली, ठीक है, क्लीमेंट एटली। तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद से ये आह्वान किया, ये घोषणा की कि 30 जून, आने वाली 30 जून को 1947 को हम भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे, कि सत्ता को हम संपूर्ण रूप से, संपूर्ण प्रभुत्व रूप से भारत को हम सौंप देंगे। भारत के जो उत्तरदायी हाथ हैं, जो भारत के शासन को संभालने वाले जो लोग हैं, उनको हम ये सौंप देंगे। ये 20 फरवरी को घोषणा हो रही है और घोषणा कब के लिए की गई? 30 जून के लिए, कि 30 जून को हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन जो ये बात थी, इस बात पे विरोध करना शुरू कर दिया किसने? मुस्लिम लीग के सदस्यों ने। मुस्लिम लीग ने इस चीज का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री है, अंतरिम सरकार का जो मुखिया बनाया गया था, अंतरिम सरकार के परिणाम स्वरूप वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, लेकिन वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू पीएम ना बन करके मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो मुस्लिम लीग ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, विरोध करना जब शुरू हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अभी नए नए पद पर आसीन हुए थे, भारत के वायसराय के पद पर। तो उन्होंने 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को ये घोषणा की, ये बताया, 3 जून 1947 को इस बात के ऊपर चर्चा की गई कि जो 1946 में जो संविधान सभा जो निर्मित हुई थी और जो उन्होंने जो संविधान बनाया है, कि 1946 में जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा ने क्या बनाया? संविधान बनाया। वो संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों स्वीकार कौन नहीं कर रहा था? मुस्लिम लीग के सदस्य। तो जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे वो ये नहीं चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, वो चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया जाए, उनको उस पद से सुशोभित किया जाए। तो अब इस जब विरोध शुरू हुआ देश में, विरोध की हवा जब चलने लग गई, तो माउंटबेटन ने ये घोषणा की गई कि भाई ये संविधान ठीक है, आपने संविधान बना दिया, लेकिन संविधान ये लागू नहीं होगा जो इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप ठीक है, अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हो तो आप स्वीकार मत करो। ये इनको आजादी दे दी। आगे क्या होता है, 3 जून 1947 को एक परिषद बनाया जाता है, उसको नाम दिया विभाजन परिषद, क्योंकि अब लॉर्ड माउंटबेटन को ये महसूस हो चुका था, इस बात पे ना केवल आभास बल्कि पूर्ण रूप से ये मान चुके थे कि एक राष्ट्र, भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में आगे विकसित नहीं हो सकता, इसका विभाजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो, उनका विरोध बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो विभाजन परिषद का गठन हुआ। इस परिषद के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके द्वारा, इस विभाजन परिषद के द्वारा या इस योजना के द्वारा, योजना क्या थी कि भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देना।
ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य इलाके को पाकिस्तान घोषित किया गया, बाकी को भारत घोषित किया गया। तो इंडिया और पाक का इससे निर्माण हुआ विभाजन परिषद के द्वारा और माउंटबेटन योजना के द्वारा। क्या हुआ, आगे क्या होता है, 3 जून को ये घोषणा कर दी गई कि विभाजन परिषद गठन कर दिया गया और ये घोषणा कर दी गई कि भाई अब एक विभाजन किया जाएगा। तो 14 जून 1947 को दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक में सभी शामिल हुए। उस क्या प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन प्रस्ताव घोषित किया। कौन सा प्रस्ताव, ये भारत विभाजन प्रस्ताव। कहने का तात्पर्य कि भारत को डिवाइड किया जाएगा, भारत के एक हिस्से को एक स्वतंत्र देश के रूप में अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत विभाजन प्रस्ताव में कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। तो भारत विभाजन प्रस्ताव में समर्थन किया नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अबुल कलाम आजाद ने। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो विरोध कर रहे थे, वो ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, वो चाहते थे कि संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र एक रहे, उसमें से पाकिस्तान का डिवाइडेशन ना हो, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक रहें। वो थे खान अब्दुल गफ्फार। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये नोट करेंगे, सीमांत गांधी भी इन्हीं को बोला जाता है। तो इन्होंने इसका विरोध किया, इन्होंने इसके समर्थन नहीं किया बल्कि इसका विरोध किया। ठीक है, तो ये जो ये योजना थी भारत और पाकिस्तान को बनाने की, ये संपूर्ण बातें इसमें निहित हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था कि जो माउंटबेटन योजना थी उसके अंतर्गत विभाजन परिषद का गठन कब किया गया, 3 जून 1947 को किया गया। तो माउंटबेटन योजना यही थी कि इसमें भारत और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो योजना शुरू की, जो योजना लाई, उसका नाम आप जानते हो माउंटबेटन योजना थी। उसने भारत और पाकिस्तान का एक विभाजन कर दिया, भारत को 2 राष्ट्रों में विभाजित कर दिया। तो आगे क्या होता है, इसी को बेस बनाते हुए, ठीक है, माउंटबेटन योजना को बेस बनाते हुए हमें पढ़ना है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, वो हमें पढ़ने हैं। मैंने यहाँ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बात करते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव रखा गया संसद में और 18 जुलाई को ये स्वीकृत हो गया। इसको संसद ने स्वीकार कर लिया कि भाई जो ये अधिनियम है, जो ये नियम है, इसको पारित कर जाए, हम इसे स्वीकृत हैं। अब आगे क्या होता है, इसी के बेस पे 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश शासन भारत में समाप्त हो गया, ब्रिटिश शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, भारत को स्वतंत्र और एक संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत अब आजाद है, भारत अपनी चाहे सरकार बनाए, भारत जो नियम चाहे वो लागू करे, भारत अपनी जनता के लिए जो सुख सुविधा देना चाहे वो सुख सुविधा दे। जो भी है वो स्वतंत्र हो चुका था, वो आजाद हो चुका था। अब आगे क्या होता है, लेकिन भारत आजाद जरूर हो गया, लेकिन आजादी का भारत को एक परिणाम चुकाना पड़ा, एक कर चुकाना पड़ा, भारत को विभाजित होना पड़ा। तो भारत को 2 डोमिनियन राज्यों के रूप में, भारत को 2 डोमिनियन राज्यों के रूप में विभाजित कर दिया गया। एक भारत बना और एक पाकिस्तान। भारत तो था ही ऑलरेडी, पाकिस्तान जो बना उसके हिस्से में कौन सा हिस्सा आया, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, असम का सिलहट जिला जो है वो आया और पश्चिमी उत्तर जो सीमा प्रांत हैं, ठीक है, वो सभी उनके हिस्से में आए। और आगे क्या हुआ, इस अधिनियम के अंतर्गत जो शेष जो भारत राष्ट्र का, भारत भूमि का जो भाग था वो भारत के हिस्से में ही रहा। जो इतना इतना हिस्सा था, इतने इतने क्षेत्र थे, उन पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया। आगे क्या होता है, वायसराय जो कि सर्वोच्च पद पे होते थे, वायसराय, भारत में वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर गवर्नर जनरल नाम के एक नया पद आ गया। नया नहीं था ये पुराना ही, पहले भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वापस से गवर्नर जनरल बने। कौन बने, भारत के लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले, ये डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल को कौन बने, वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। अब पहले ये वायसराय थे, बस इनका पद बदल दिया गया। आगे क्या होता है, इस अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों राष्ट्रों को, भारत को और पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को क्या कहा गया, इसके अंतर्गत संविधान निर्माण का जो अधिकार, ठीक है,
दिया गया। दोनों राष्ट्र चाहें अपने हिसाब से अपने देश का संविधान लागू कर सकते हैं, संविधान बना सकते हैं, संविधान सभा घोषित कर सकते हैं। लेकिन अब बात की जाए कि संविधान बनने तक हमारे देश में कोई संविधान बना नहीं था, उस समय तक कैसे शासन हुआ, फिर किसके हिसाब शासन हुआ। तो संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 का नियम हमारे देश में लागू रहा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। लेकिन 25 जनवरी तक किसका रहा शासन, किस हिसाब से चला, वो चला भारत शासन अधिनियम 1935। तो सपोज कीजिए आपसे इस दौरान का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आजादी से लेकर के संविधान बनने तक किस अधिनियम के तहत भारत का शासन चलाया गया, भारत का जो है संचालन किया गया, आप बताओगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत देश का संचालन किया गया, देश के शासन को संचालित किया गया। आगे क्या होता है, दोनों डोमिनियन राज्य संविधान सभा जो थी उनकी, ठीक है, दोनों डोमिनियन राज्यों की जो संविधान सभा थी उनको ये अधिकार था कि वो एक तो अधिकार उन्हें यह हो गया कि अपने संविधान सभा बना सकते हैं, राज्य संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और जो संविधान सभा थी उनको यह अधिकार था कि वो पहले बने हुए किसी भी ब्रिटिश कानून को, जो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे पहले, उस किसी भी कानून को बदलाव कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि अब वो आजाद हैं, अब उन्हें ब्रिटिश लोगों की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो आजाद हैं, वो खुद अपने हिसाब से संविधान निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में भारत जो राज्य थे, जो दोनों ही जो राष्ट्र बनाए थे, दोनों ही जो डोमिनियन राज्य बनाए थे, भारत और पाकिस्तान, उनके जो राज्य थे, इनके अंतर्गत जो राज्य आते थे, जैसे भारत के अंतर्गत जो राज्य आते थे, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, तो इनमें चाहे तो वो विधानसभा का निर्माण कर सकते थे, विधानसभा बनाने का अधिकार इनको दिया गया। जो देसी रियासतें बची, भाई भारत बन गया, पाकिस्तान में, लेकिन कुछ ऐसी देशी रियासतें थी, आपको पता होगा जूनागढ़ की रियासत, जैसलमेर की रियासत, इन्होंने शुरुआत में भारत में मिलने से इनकार कर दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई के परिश्रम की आज देन है कि ये रियासतें आज भी, ये क्षेत्र आज भी हमारे भारत का हिस्सा हैं, बहुत बड़ा उनका योगदान था। तो देशी रियासतों को ये अधिकार दिया गया इस अधिनियम के अंतर्गत कि वो चाहे तो डोमिनियन राज्य में शामिल हो सकते हैं, या तो भारत में या पाकिस्तान में, और चाहे तो वो अलग से देश बना सकते हैं। कश्मीर का मुद्दा आज तक भी उलझा हुआ था, धारा 370 कुछ समय पहले ही हटी है। तो ये देशी रियासतों को जो इस अधिनियम ने एक अधिकार दिया था कि वो चाहे स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं। तो एक बार वहां के राजा के मन में ख्याल आ गया था कि हम अपने राज्य को एक स्वतंत्र देश घोषित करेंगे, ठीक है। तो देशी रियासतों को यह अधिकार था कि वो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और चाहे तो वो अलग से तीसरा देश बना सकते हैं, तीसरा चौथा जो भी जितनी भी बने। अगली बात क्या होती है, जो 1946 में जो संविधान सभा बनी थी, इस नियम ने ये क्लियर किया कि जो 1946 में संविधान सभा बनी थी, वो जो संविधान सभा बनी उसी को डोमिनियन भारत की संसद घोषित कर दिया गया। भाई संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे आप जानते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी सदस्य थे, तो यही तो अंतरिम सरकार में थे और यही आगे चल करके कुछ ना कुछ मंत्री पद इन्होंने संभाला, और भारत की प्रथम संसद में ये किसी न किसी मंत्री पद पर आसीन हुए। इन्होंने भारत को शासित किया, भारत शासन को इन्होंने चलाया, भारत के शासन को इन्होंने चलाया। तो ये था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी के साथ जो संवैधानिक विकास है वो खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का निर्माण हम करेंगे, संविधान सभा का गठन हम करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, उस टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे।